हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे छंद। अपने 12वीं क्लास में हिंदी साहित्य में टॉपिक 2 नंबर का है और वैसे भी कंपटीशन एग्जाम के लिए भी ये आवश्यक है। तो आज हम पढ़ेंगे छंद के बारे में। छंद की परिभाषा क्या होती है? छंद में एक वर्ण होता है, मात्रा होती है, यति होती है, गति यानी लय होती है, प्रवाह जिसको बोलते हैं, तुक होती है, आदि के नियमों से संयोजित या विशेष नियमों से युक्त जो काव्य रचना होती है उसको छंद कहते हैं। ठीक है, तो इसमें वर्णों की संख्या होती है, वर्णों का क्रम होता है, मात्राओं की संख्या होती है, यति गति तुक आदि से। ठीक है, तो क्या बताया कि वर्णों का क्रम, मात्राओं की संख्या और यति गति लय तुक आदि के विशेष नियमों से युक्त पद्य रचना को क्या कहते हैं? छंद। जो काव्य रचना वो 2 प्रकार की होती है, एक तो मुक्त छंद होती है और एक होती है छंदबद्ध। छंदबद्ध में तो ये नियम होते हैं और मुक्त छंद होती है उसमें इस प्रकार का कोई नियम नहीं होता है। नहीं तो उसमें कोई वर्णों की बंदिश होती है और ना उसमें कोई मात्राओं की संख्या निर्धारित होती है, न इसमें यति गति कोई जरूरी नहीं है। उसको बोलते हैं मुक्त छंद कविता। ठीक है, तो अब छंद का प्रकार जो है वो वर्ण और मात्राओं के आधार पर छंद 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है वर्णिक छंद और एक होता है मात्रिक छंद। अब वर्णिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें वर्णों की संख्या या वर्णों के क्रम, वर्णों की संख्या और वर्णों के क्रम के आधार पर जो काव्य रचना की जाती है उसको बोलते हैं वर्णिक छंद। और मात्रिक छंद किसको बोलते हैं? जिसमें मात्राओं की संख्या के आधार पर काव्य रचना की हो उसको बोलते हैं मात्रिक छंद। ठीक है, अब ये जो वर्णिक और मात्रिक है इनके 3 उपभेद है। तीन उपभेद कौन सा है? एक सम वर्णिक छंद होता है, एक अर्ध सम वर्णिक छंद होता है, एक विषम वर्णिक होता है और एक इसमें मात्रिक में वही होता है सम मात्रिक, अर्ध सम मात्रिक और विषम मात्रिक। 3 उपभेद होते हैं इनके। ठीक है, और वो भी किस आधार पर है वो भी मैं बताऊंगा आपको भी। और सम जो वर्णिक छंद है उसके 2 भेद, साधारण छंद होता है और एक होता है दंडक छंद। और मात्रिक में भी एक साधारण और एक दंडक होता है। तो साधारण छंद कौन सा होता है? वर्णिक छंद की बात करें तो 1 से लेकर 26 वर्ण, यानी जिसमें 1 से लेकर 26 वर्णों तक की संख्या होती है वो साधारण छंद है। ठीक है, और 26 से ऊपर जितने भी वर्ण होंगे, 26 से ऊपर वर्णों की संख्या होगी उसको दंडक छंद कहते हैं। ठीक है, तो देखा ना, 1 से 26 वर्णों की संख्या है वो तो साधारण छंद है और 26 से अधिक जिसमें है वो क्या है? दंडक छंद है। इसमें क्या होता है? मात्रा, तो मात्राएं होती हैं वो 32 होती हैं, यानी 1 से लेकर 32 मात्राएं जिसमें होती है वो साधारण छंद है और जिसमें 32 से ऊपर होती है वो क्या होती है? दंडक छंद होता है। ठीक है, ये हुआ। अब हमें क्या है, ये परिभाषा दे रखी है चाहिए वर्णिक छंद और मात्रिक छंद की, जो मैंने आपको पहले बता दी है कि जो छंद वर्णों की संख्या, वर्णों का क्रम आदि के आधार पर रचा जाता है उसे वर्णिक छंद कहते हैं और मात्राओं की संख्या के आधार पर जो रचा जाता है उसको क्या कहते हैं? मात्रिक छंद। अब हम ये देख रहे थे कि ये अर्ध सम मात्रिक, अर्ध सम वर्णिकीय क्या होता है? सम का मतलब जैसे आप देखते हैं कि एक सम संख्या होती है, यानी छंद जो होता है ना उसमें एक होता है पाद, यानी जिसको चरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरण बोलते हैं। और ये चरण जो होता है ना वो चतुर्थांश होता है, कहने मतलब छंद का चौथा भाग जो होता है ना उसको चरण कहते हैं। ठीक है, तो ये चौथा भाग क्यों होता है कि ज्यादातर जो छंद होते हैं उस छंद में 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4 चरण। ठीक है, तो 4 चरण हुए, मान लो 1 है और ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है, अब इनमें सम संख्या कौन सी है? 2 सम संख्या है और 4 भी सम संख्या है और ये क्या है? विषम संख्या है। अब समझेंगे इसको। समचरण किसको बोलते हैं? सम का मतलब होता है समान, यानी प्रत्येक चरण में जब वर्णों की संख्या समान होती है, प्रत्येक चरण में वर्णों की संख्या समान का मतलब हो गया जैसे पहला चरण है, पहले चरण में अगर 13 मात्राएं हैं तो दूसरे में भी 13 होंगी, तीसरे में भी 13 और चौथे में भी 13। कहने का मतलब प्रत्येक वर्णों में समान, पहले में 12 है तो दूसरे में 12, तीसरे में और चौथे में भी 12 होंगे। ठीक है, वो होता है समवर्णिक छंद। उसको क्या बोलते हैं? समवर्णिक छंद बोलते हैं। अब हम अर्ध समवर्णी का मतलब क्या होता है? अर्ध का मतलब आधा, आधा समान होता है, आधा असमान होता है। अर्ध सम का मतलब यहां लेंगे पहले और तीसरे चरण में मात्राओं की संख्या समान होगी, यानी पहले चरण में अगर मात्रा 12 होंगी तो तीसरे में भी 12 होंगी और दूसरे में अगर 14 है तो तीसरे चौथे में भी क्या होगी? 14। तो इसमें क्या होता है? सम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है और विषम चरणों में मात्राओं की संख्या समान होती है। विषम संख्या हो गई पहला और तीसरा, तो विषम में समान होनी चाहिए और सम में भी क्या होनी चाहिए? समान।
ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में मात्राओं की संख्या समान जो होती है उसको बोलते हैं अर्ध सममात्री, यानी वर्ण, जो वर्णिक छंद होता है उसमें वर्ण जोड़ देंगे और जो मात्रिक होता है उसमें मात्रिक जोड़ देंगे। नियम बाकी सेम ही है। जैसे ये समवर्णिक है तो इसमें तो चारों चरणों में वर्णों की संख्या समान होगी, और सममात्रिक है उसमें चारों चरणों में मात्राओं की संख्या समान होगी। अर्ध समवर्णिक है उसमें तो पहले और तीसरे, दूसरे और चौथे में वर्णों की मात्रा समान होगी, और इसमें क्या होगी, मात्राओं की संख्या समान होगी। ठीक है, यानी पहले चरण में जितनी मात्राएं होंगी उतनी तीसरे में होंगी। वर्णिक की बात करें तो पहले चरण में जितना वर्ण होंगे उतने तीसरे में होंगे, और जितने दूसरे में होंगे उतने क्या होंगे, चौथे में होंगे। ठीक है, ये होता है अर्धसम। और विषम का मतलब क्या होता है, जिसमें यानी जिस छंद के प्रत्येक चरण में वर्णों या मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग होगी, पहले में अलग होगी, दूसरे में अलग होगी, तीसरे में अलग होगी, चौथे में, चारों में अलग अलग होगी, किसी की मैच नहीं करेगी, किसी की भी समान नहीं होगी, उसको बोलते हैं समवर्णिक। अगर वर्णों की संख्या अलग अलग है तो वर्णिक हो जाएगा, और जहां मात्राओं की गणना होती है क्या हो जाएगा, मात्रिक हो जाएगा। ठीक है, अब साधारण छंद और दंडक छंद हमने पढ़ ली। ठीक है, तो अब आगे हम पढ़ेंगे छंद में क्या क्या अंग होते हैं छंद के, वो पढ़ेंगे। अब हम देखेंगे छंद के अंगों के बारे में। छंद का पहला अंग होता है वर्ण या मात्रा। वर्ण या मात्रा ये कैसे बनती है कि अपने स्वर होते हैं, स्वर होते हैं ना, स्वर एक तो होते हैं हर्षव स्वर और एक होते हैं दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर की बात करें तो ये हर्षव स्वर है, ए, छोटी ई, ऊ और री, ये हर्षव स्वर है। और बाकी जो बच गए वो क्या है, दीर्घ स्वर, जैसे आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए, आई, ओ और औ। ठीक है, तो ये क्या है दोस्तों, ये जो स्वर होते हैं, ये स्वर जो होते हैं इनको हर्षव यानी इनको बोलते हैं लघु स्वर, लघु वर्ण। क्या बोलते हैं, लघु वर्ण। ठीक है, और इनको बोलते हैं गुरु वर्ण। क्या बोलते हैं, गुरु वर्ण। अब लघु वर्ण जो होता है उसको इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं और गुरु वर्ण को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब रही मात्रा की बात, तो मात्रा जो होती है ना वो लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती है। ठीक है, और लघु वर्ण का वर्ण है जो लघु का हो चाहे गुरु का हो एक ही गिना जाएगा, लेकिन मात्रा लघु की एक और गुरु की कितनी गिनी जाएंगी, दो गिनी जाएंगी। ये होते हैं वर्ण और मात्रा। ठीक है, अब वर्णों का तो क्रम होता है, जैसे हम गण पढ़ेंगे आगे तो गण में क्रम निश्चित होता है, लेकिन मात्राओं का जो क्रम निश्चित नहीं है बल्कि उसमें संख्या निश्चित होती है, भी इस चरण में इतनी मात्राओं की संख्या आनी चाहिए। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे, अब आगे देखते हैं चरण या पद। ठीक है, चरण या पद, तो चरण क्या होता है, जो छंद होता है ना उसमें चार चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं, चार चरण। और पूरा जो छंद होता है उसका चौथाई भाग जो होता है, चौथाई भाग, उसको चरण बोलते हैं। ठीक है, चार चरण होते हैं, और जो कह सकते हैं कि छंद का चतुर्थांश या चौथाई भाग जो होता है, चतुर्थांश भी बोलते हैं इसको, चतुर्थांश, यानी चतुर्थांश इसलिए बोलते हैं कि चतुर्थ प्लस अंश, चतुर्थांश यानी चौथा अंश जो होता है उसको बोलते हैं चरण या पद। गण, तीन वर्णों के समूह को गण बोलते हैं। तीन वर्णों का समूह, जैसे मान लो लघु गुरु गुरु हो जाए, या गुरु लघु गुरु हो जाए, इस प्रकार से वर्णों का जो समूह है वो क्या होता है, गण कहलाता है। गण की हम चर्चा करें, गण 8 होते हैं। कितने होते हैं, 8 गण होते हैं। और इन गण को निर्धारण करने का एक सूत्र होता है जिसके माध्यम से हम गणों को समझेंगे। ठीक है, अब आगे हम क्या है, गति, पहले हम गणों को विस्तार से समझ लेते हैं। गण क्या है, गण 8 होते हैं, और गणों की जो सूत्र होता है उसको बोलते हैं ये माता राजभान शैलगा, ये सूत्र है। अब इनका अपने को तीन तीन का जोड़ा बनाना होगा। पहला ये माता, दूसरा फिर तारा में सॉरी मातारा, मातारा, और फिर ताराजय, फिर राजय भा, फिर जय भान, और फिर भानस, फिर नैसल, ठीक है, और फिर सैलगा। अब देखो जोड़े कितने हो गए,
कितने ये जोड़े, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए। इसका कैसे करेंगे हम? सबसे पहले इस पर लघु गुरु लगाएंगे। लघु गुरु का जो है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लघु किस पे लगता है, गुरु किस पे लगता है। हर्षव स्वर जितने भी होते हैं उन पे लघु लगेगा, गुरु स्वर जो भी होते हैं उन पर गुरु लगेगा, नहीं सॉरी दीर्घ स्वर। हर्षव स्वर पर लघु लगेगा, दीर्घ स्वर पर क्या लगेगा, गुरु लगेगा। और जो वर्ण होते हैं ना उनका निर्धारण सिर्फ स्वरों पर ही होता है, व्यंजन पर नहीं होता। ठीक है। अब कई बार क्या होता है, हर्षव स्वर होता है वो गुरु कब बनता है? एक तो तब बनता है कि जब शब्द के बीच में संयुक्त वर्ण आए। संयुक्त वर्ण, संयुक्त वर्ण का मतलब ये समझ लो कि आप यहां आ गया रक्त। ठीक है। तो यहां जो है इसका ये जो पहले यानी पूर्व का जो वर्ण है वो गुरु हो जाएगा और ये लघु रहेगा। बीच में जो हलंत वर्ण है उसका कुछ नहीं होगा। हलंत वर्ण से पूर्व का जो वर्ण है वो क्या होता है, गुरु होता है। ठीक है। या फिर आ जाए अनुस्वार, क्या आ जाए, अनुस्वार। अनुस्वार अगर आ जाए तो गुरु जो लघु स्वर होता है वो भी क्या हो जाता है, गुरु हो जाता है। जैसे हंस शब्द हमने पढ़ा, हंस, ये हंस है तो हंस में ये है ना, ये गुरु हो जाएगा, लघु है फिर भी गुरु हो जाएगा, क्यों कि ये अनुस्वार आ गया। या फिर हो जाए विसर्ग, किसी के साथ विसर्ग हो जाए, जैसे हम शब्द पढ़ते हैं दुख, तो यहां इसके आगे लग गया विसर्ग तो ये गुरु हो जाएगा और ये रहेगा लघु। ठीक है। तो ये कुछ कंडीशंस हैं। और कुछ में क्या होता है, ज्यादातर ये शर्त जो संयुक्ताक्षर वाली है ना वो ऐसे होती है कि संयुक्ताक्षर को पढ़ते समय संयुक्ताक्षर से पूर्व के जो वर्ण होते हैं उन पर अगर ज्यादा जोर लगता है तो वह गुरु माना जाएगा, अन्यथा गुरु नहीं माना जाएगा। और एक किसी चरण के अंत में अगर हमें आवश्यकता पड़े कि वहां गुरु आना चाहिए तो हम वहां लघु को भी गुरु मान सकते हैं। ये कुछ शर्तें होती हैं, एक एक नियम लिखाऊंगा भी, लेकिन अभी थोड़ा रेपिडली समझ लेते हैं बुनियादी, ताकि हमें बाकी आगे समझने में आसानी हो। अब इस पे हम आजमा के देखें तो ये जो ये है, ये के अंदर ए है। ठीक है। ए स्वर जो होता है उस पर क्या लगता है, लघु लगता है। ठीक है। और आ स्वर है जिस पर गुरु, आ स्वर है उस पर भी क्या लगता है, गुरु। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पहला स्वर है, पहला जो व्यंजन है उसके ऊपर इसका नामकरण करेंगे यह और गण। यगण में हम कह सकते हैं कि एक लघु और दो गुरु आते हैं, वो यगण होता है। अब हम इसमें लगाएंगे आ आ आ यानी तीनों गुरु। तो हम कह सकते हैं कि आगे हम लेंगे मा मैं, तो मैं के साथ गण जोड़ देंगे मगण, और मगण का जो है उसमें तीनों गुरु आएंगे। आगे लगाएंगे हम, ठीक है, तो नाम दे देंगे इसका तगण, और तगण में दो गुरु एक लघु आएगा, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, ये गण बन गया। अब इसमें लगाएंगे गुरु लघु गुरु, तो अब हम क्या है इसका नाम दे देंगे रगण, और आगे इसमें एक लघु एक गुरु। ठीक है। अब इसमें हम गुरु, इसमें नहीं सॉरी, इसमें लघु, इसमें गुरु और इसमें लघु, इसका हम नाम दे देंगे, जैसे शुरू हो रहा है तो जगण हो जाएगा, और इसमें एक लघु एक गुरु एक लघु होता है। अब इसे इसमें करना है अपने को, तो इसका नाम दे देंगे हम बगण, और बगण में क्या होता है, एक गुरु दो लघु होते हैं। फिर आगे एक दो यानी लघु लघु है, तो इसका नाम दे देंगे नगण, और नगण में तीनों क्या होते हैं, लघु होते हैं। अब इसमें लगाएंगे तो क्या होगा, सगण नाम दे देंगे, और सगण में क्या होता है, दो लघु और एक गुरु। ये कुल मिला के अपने 8 गण है। ठीक है। अब गण जो है वर्णिक छंद में गण क्रम काम आता है, उसमें अलग अलग नियम होते हैं कि इसमें क्रम से ये गण आने चाहिए, इसमें ये गण आने चाहिए। ठीक है। तो इस प्रकार से ये गणों का परिचय, ये गण होते हैं। अब है यति। यति का मतलब होता है विराम। यति का दूसरा नाम क्या होता है, विराम। ठीक है। जब चरण को पढ़ते हैं, जब किसी छंद को पढ़ते हैं तो बीच में थोड़ा विराम लिया जाता है, थोड़ा रुका जाता है, और उसको बोलते हैं यति। और इस यति को जो है ना वो अलप विराम से प्रदर्शित किया जाता है। अब देख लेना, चरण के बीच में अलप विराम जहां भी लगेगा वहां यति होती है। ठीक है। गति का मतलब प्रवाह होता है, और प्रवाह का मतलब होता है बहाव। किसी भी चीज का जब बहाव होता है तो कभी वो नीचे जाती है, कभी ऊपर जाती है, कभी नीचे। तो इसी प्रकार से इसमें जब हम चरण को पढ़ते हैं तो उस समय क्या होता है, कभी हमारी आवाज है वो ऊपर जाती है, कभी आवाज क्या आती है, नीचे आती है। तो उस स्थिति को क्या बोलते हैं, गति बोलते हैं, प्रवाह बोलते हैं, लय बोलते हैं। ठीक है, वो होती है गति, लय, प्रवाह। अब है तुक। तुक का मतलब क्या होता है, किसी भी चरण के अंत में, मान लो कोई भी छंद है, उसके चरण के अंतिम में
समान वर्णों की आवर्ती, जिस पहले चरण के अंत में जो आवर्ती होगी वही अगर दूसरे में हो रही है तो वहां क्या होगा, तुक होगा, उसको बोल देंगे तुक। यानी चरण के अंत में जब समान वर्णों की आवर्ती होती है उसको बोलते हैं तुक। ठीक है, तो ये अपने आज छंद शास्त्र के क्या थे, अंग थे। ठीक है, अब हम क्या है वर्ण निर्धारण के बारे में पढ़ेंगे कि लघु और गुरु जो वर्ण निर्धारण होता है वो किस प्रकार से होता है, लघु के क्या नियम होते हैं, गुरु के क्या नियम होते हैं। क्योंकि गण है ना वो तभी समझ में आएगा जब हमें वर्णों का ज्ञान होगा कि वर्ण है वो लघु गुरु किस प्रकार से लगाए जाते हैं। आज जो छंद का बुनियादी ज्ञान है ना वो अगर पूर्ण हो जाएगा तो फिर अपने को क्या आगे समझने में दिक्कत नहीं होगी। अब हम बात करें लघु की। लघु वर्ण कब होता है, हर्षव स्वर में, हर्षव स्वर जैसे ए है, ए है, छोटी ई, छोटा ऊ और रे, इनके साथ हर्षव यानी गुरु स्वर लगता है और गुरु जो होता है उसको हम इससे प्रदर्शित करते हैं, ये इसका चिन्ह है। ठीक है, अब हम लघु को, अब गुरु, तो गुरु में क्या होता है, गुरु में दीर्घ स्वर यानी ई, बड़ा ऊ, ए, आई, ओ और औ, ये जो होते हैं ये गुरु स्वर होते हैं और इनको इससे प्रदर्शित किया जाता है। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जो गुरु होता है यानी लघु जो होता है, यानी लघु को गुरु कब माना जाता है या फिर लघु है वो गुरु कब बन जाता है। स्थिति होती है, एक स्थिति तो ये है कि जब उस पर अनुस्वार हो, क्या हो, अनुस्वार हो। ठीक है, जैसे मान लो हंस है, मैंने बताया अभी उदाहरण आपको। ठीक है, जैसे हंस है या मान लो अंत है या मान लो संत है या मान लो संगत है, इस प्रकार के जो उदाहरण है वो। ठीक है, दूसरा इसकी स्थिति यह है कि जब विसर्ग हो, क्या हो, विसर्ग, किसी वर्ण के साथ विसर्ग हो। विसर्ग मान लो शब्द आ गया अतः, अतः जैसे शब्द अभी मैंने बताया था दुख। ठीक है, जैसे शब्द आ गया अंत है, तो ये जो है ना विसर्ग से युक्त जो वर्ण है, जैसे मान लो इसमें इसके ऊपर गुरु लगेगा और इसमें क्या लगेगा, इसके ऊपर, इसमें इसके ऊपर और इसके में इसके ऊपर। ठीक है, जिसके साथ विसर्ग है। और तीसरी स्थिति ये होती है कि संयुक्ताक्षर, संयुक्ताक्षर से पूर्व का वर्ण, पूर्व का वर्ण, संयुक्ताक्षर से अगर पूर्व है वर्ण तो हर्ष होते हुए दीर्घ। इसमें भी एक शर्त होती है, इसमें जैसे ये होती है, जैसे मान लो अपने एक शब्द देखते हैं देश प्रेम, एक तो ये शब्द हो गया और एक ये शब्द ऐसे भी बोलते हैं लोग, अपने बोलते हैं ना, लिखा भी आता है देश प्रेम। इसमें क्या होता है, जो योजक चिन्ह लग जाता है ना बीच में, योजक चिन्ह लगने का मतलब ये विभाजन हो गया शब्द का, और जब शब्द का विभाजन होगा तो इस शब्द के ऊपर इस शब्द का जो मतलब जोर पड़ना चाहिए वो जोर नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, देश प्रेम, अलग अलग बोलेंगे देश प्रेम, और एक इसमें बोलेंगे देश प्रेम, तो यहां शय पर जो इस संयुक्ताक्षर का जोर पड़ता है तो यहां पर तो इसको गुरु माना जाएगा, लेकिन यहां क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। विशेष तौर से ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, ये संयुक्ताक्षर का नियम होगा। और चौथी स्थिति ये होती है कि चरण के अंत में, चरण के अंत में आवश्यकता पड़ने पर, ठीक है, चरण के अंत में अगर आवश्यकता पड़े तो हम लघु को गुरु मान सकते हैं। ठीक है, एक बात और बता दूं मैं आपको, यहां मैंने बताया अनुस्वार, अगर अनुस्वार की जगह चंद्र बिंदु आ जाए तो चंद्र बिंदु का किसी भी वर्ण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर वो गुरु है तो गुरु रहेगा, अगर लघु है तो क्या रहेगा, लघु रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। अब कई बार क्या होता है, संयुक्ताक्षर जो होते हैं, अभी मैंने बताया कि जोर पड़ता है तो संयुक्ताक्षर गुरु आता है, अन्यथा नहीं आता है। जैसे उदाहरण है एक, ये शब्द है, इसको बोल के देखो आप, तो जल्दी बोला जाएगा तुम्हारा। ये जो मैं है ना, इसका जो है इसके ऊपर पड़ रहा है जोर, तू पर नहीं पड़ रहा है, तो ऐसी स्थिति में लघु होगा और ये गुरु होगा। ठीक है, इसमें ये भी नहीं कह रहा हूं मैं इसको कि ये मैं, चलो ये इसमें ये हा आ गया, अगर हा नहीं आता ना तो ये गुरु नहीं होता, इसका प्रभाव इस पर पड़ता है। जैसे शब्द लिखे हम कन्हैया, कन्हैया, तो यहां क्या जल्दी बोला कन्हैया, तो यहां पर क्या होता है ये, तो ये स्थिति होगी। उल्टी स्थिति होगी, मतलब गुरु लघु कब माना जाता है,
और एक होता है गुरु लघु कब माना जाता है। उसमें हम क्या है, ये तो हमने पढ़ा कि लघु को गुरु कब माना जाता है, कौन सी स्थिति ऐसी होती है जिसमें लघु को गुरु माना जाता है। अब कई बार क्या होता है गुरु को भी लघु माना जाता है, वो स्थिति क्या है, वो स्थिति एक ही है। वो क्या स्थिति देखो, वो स्थिति ये है कि मान लो ए और ओ, ए और ओ इनका उच्चारण कई बार जल्दी कर दिया जाता है किसी में, ठीक है। तो वहां पर ये क्या है, ये है तो गुरु, लेकिन वहां पर उनको क्या करेगा, लघु माना जाएगा। क्या माना जाएगा, लघु माना जाएगा। समझ आई बात। जैसे कई बार अपने आता है जे ही, तो जे ही शब्द जो है ना उसमें जे को जल्दी बोला जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये लघु और गुरु का जो नियमावली है वो है। इसके बाद हम मतलब जैसे ही वर्ण निर्धारण करना जैसे सीख लिया हमने, लघु गुरु सीख लिया, तो उसके बाद गण की पहचान भी आराम से हो जाएगी। और प्रत्येक छंद को पढ़ेंगे तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही चीज होगी, क्योंकि छंद का जो नियम होता है ना वो इस प्रकार से होता है कि इसके प्रत्येक चरण में इतनी मात्राएं होती हैं, किसी में 26 होती हैं, किसी में 22 होती हैं, किसी में 13 होती हैं, किसी में 14 होती हैं। तो इस प्रकार से तो आपको गणना खुद को करनी पड़ेगी। उदाहरण दे दिया किसी ने, उदाहरण दे दिया कि इसमें प्रयुक्त छंद का नाम बताओ, तो मात्राओं की गणना और वर्णों की संख्या की गणना जब तक नहीं आएगी तो आप ये नहीं कर पाओगे। और बाकी जो है ये तो बेसिक नॉलेज है। और कल से हम छंद पढ़ेंगे भी, कौन कौन से छंद आपकी 12वीं की साहित्य में लगते हैं, पहले तो वो पढ़ेंगे और उसके बाद जो बाकी रहे आपके उससे रिलेटेड वो पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी हो रही है पढ़ने में, आवाज में या फिर बोर्ड पर देखने में, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं ताकि उसको दूर करने की कोशिश करें। धन्यवाद।